कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है। इसे हम कर्णपटह कहते हैं। ईयर ड्रम भी इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है, इसे जानने के लिए आइए टीन के डिब्बे का एक प्रयोग समझते हैं। आपको एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लेना है। इसके दोनों सिरे काट दीजिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तने हुए रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्मोकोल के 4 या 5 दाने आप रखिए। अब आप अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्र हुर्र या हलो हलो बोलने के लिए कहिए। आप देखेंगे कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने और ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं। इस तरह से ये प्रयोग जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे अन्न के जो दाने हैं वो ऊपर नीचे उछलने लगते हैं। तो कर्णपटह जो होता है, हमारी जो कर्णपट ईयर ड्रम है, वो एक तने हुए रबर की तरह होती है। यानी जिस तरह से हमारा रबर होता है तना हुआ, ठीक वैसे ईयर ड्रम होती है। तो आइए समझते हैं आज मनुष्य के कर्ण के बारे में। चित्र देखते हैं। सबसे पहले ये है मनुष्य का कर्ण। आप चित्र में इसे देख सकते हैं। ये हमारा बाहरी कान है, ये उसकी आंतरिक संरचना है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ भाग है जिसे हम कर्णपटह कहते हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे तने हुए भाग की। और ये आंतरिक कर्ण की रचना है। तो इस तरह से ये हमारे कान के अंदर होता है। और हमारा जो बाह्य कर्ण है वो ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है। यानी जो ध्वनि तरंगे हमारे आसपास आती हैं उन्हें इकट्ठा करके वो मस्तिष्क की तरफ भेजता है तरंगों के रूप में। तो मनुष्य का कर्ण मनुष्य के शरीर का अत्यंत संवेदनशील भाग है और वो जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें सुनने योग्य बनाता है। ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये स्वर्णीय आवृत्तियों द्वारा वायुमय होने वाले दाब के परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके कान द्वारा ध्वनि तरंगे इकट्ठी होकर कान के अंदर जाती हैं। वहाँ पे जो श्रवण आवृत्तियाँ होती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो विद्युत संकेत के रूप में उत्पन्न बदल जाता है और फिर श्रवण तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचता है और मस्तिष्क ये समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या कह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो हमारे कान का और हमारे मस्तिष्क का एक गहरा संबंध है। आप तभी ये समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है जब मस्तिष्क उसे रीड कर पाएगा, पढ़ पाएगा और जब प्रॉपर सूचनाएं तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को मिलेंगी। यानी अगर हम किसी की बात को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं या वो क्या कह रहा है ये समझ पाते हैं तो इसका मतलब हमारे कान और हमारे कान के अंगों और मस्तिष्क का तालमेल बहुत बढ़िया है। इसे बनाए रखना ज़रूरी है। बाह्य कर्ण जो होते हैं उनको हम कर्ण पल्लव कहते हैं। आप अपने कान को पकड़िए, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। ये हमारा बाहरी कान होता है। और अगर हम देखने जाएं तो मानव के जो कान होते हैं उसके मुख्य 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। अब जन्म से जो बहरे बच्चे होते हैं उनका भी काकलियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन करके उन्हें ठीक किया जा सकता है और वो बच्चे सुन भी सकते हैं और बोल सकते हैं। बाहरी कान जो होता है, बाहरी कान यानी बाहरी कीप जिसे हम कहते हैं कान की, या कर्ण पल्लों, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कर्ण पल्लों का काम
आवाज़ की तरंगों को इकट्ठा करके कान के पर्दे तक वो उसे पहुंचाती हैं। इससे कान के पर्दे में एक कंपन होता है। बाहरी कान के गुफानुमा जो रास्ता है उसकी त्वचा आम त्वचा जैसी एक चिकना पदार्थ साबित करती है। यही पदार्थ इकट्ठा होकर कान की मोम बनाता है। मोम धूल और अन्य कणों को इकट्ठा करने में मदद करता है। हम ज़्यादातर लोगों को कान में बार बार ये मोम निकालते रहने की आदत होती है। आप जब देखें कोई आदमी पेंसिल लेके खड़ा है तो पेंसिल डाल रहा है कान के अंदर, चाबी लिया है तो चाबी डाल रहा है, यानी जो भी पाता है वो कान के अंदर डालता रहता है। और ये बहुत ही बिल्कुल गंदी आदत है। इस आदत से आपके कान को चोट पहुंच सकती है। कोई लकड़ी डाले, मतलब जो भी मिलता है वो कान के अंदर डाल देते हैं। कुछ काम नहीं है तो कान में लकड़ी ही डाल लें, चाबी ही डाल लें, तो ये गंदी आदतें हैं, ये आज से बदल लीजिएगा। और अक्सर जो ये मोम निकलती है कान के अंदर वो काफ़ी सख्त होती है और कान के पर्दे से चिपक जाती है। कई बार जब हम अंदर डालते हैं और बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो कान के पर्दों में दर्द होता है और इससे हमारे बाहरी कान में भी दर्द होता है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ कान के अंदर न डालें। अब मध्य कान क्या होता है? मध्य कान यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा नाक की गुफा से जुड़ा होता है और यूस्टेशियन नाक को ईएनटी, आपने देखा होगा जो डॉक्टर आते हैं उन्हें भी ईएनटी कहा जाता है, यानी आई, नोज और ईयर। ये तीनों जो अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ऐसे डॉक्टरों को ईएनटी के डॉक्टर भी कहा जाता है। यानी एक ही डॉक्टर आते हैं इन तीनों चीज़ें के, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यूस्टेशियन नाक को ईएनटी यानी ईयर, नोज और थ्रोट क्या कहते हैं? ईयर, नोज और थ्रोट ट्यूब भी कह सकते हैं। ये कान, नाक और गले को जोड़ती है। इसके कारण मध्य कर्ण वातावरण में अचानक हुए हवा के दबाव को, हवा में जो भी बदलाव होता है उसे झेल सकती है। अगर अचानक किसी विस्फोट या धमाके की आवाज़ कान के पर्दे से टकराती है तो वो फटता नहीं है, क्योंकि ये ज़बरदस्त दबाव जो हमारी ईएनटी ट्यूब होती है उसके द्वारा नाक की गुफा में चला जाता है। पर मुश्किल ये है कि यही ईएनटी ट्यूब नाक व गले के संक्रमण को भी कान तक पहुंचा देती है। एक बार फिर से समझते हैं मध्य कान क्या है। मध्य कान यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा नाक की गुफा से जुड़ा होता है। यूस्टेशियन नाक को ईएनटी यानी ईयर, नोज, थ्रोट भी कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको कान और नाक में कोई प्रॉब्लम है या गले में या थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलते हैं, जिसे ईएनटी के डॉक्टर कहा जाता है। आँख के डॉक्टर अलग आते हैं, लेकिन संबंध तो जिन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से ईएनटी का मतलब ईयर, नोज और थ्रोट। तो ये ट्यूब भी हम कह सकते हैं, ये कान, नाक और गले को जोड़ती है। इसके कारण मध्य कर्ण वातावरण में अचानक हुए दबाव में बदलाव को झेल सकती है। अगर अचानक किसी विस्फोट या धमाके की आवाज़ कान के पर्दे से टकराए तो वो फटता नहीं है, क्योंकि ये ज़बरदस्त दबाव जो है वो ईएनटी ट्यूब द्वारा नाक की गुफा में चला जाता है। पर मुश्किल ये है कि यह ईएनटी ट्यूब नाक व गले के संक्रमण को भी कान तक पहुंचा देती है। यानी अगर आपके नाक में और गले में कि अगर कोई संक्रमण है, कोई बीमारी है, तो कान तक आसानी से पहुंच जाती है। इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। अब हम देखते हैं आंतरिक कर्ण, इसे लैब्रिंथ भी कहते हैं। आंतरिक कान या लैब्रिंथ शंखनुमा संरचना होती है। सबसे पहले शुरुआत में हमने चित्र में देखा था, इस शंख में द्रव भरा होता है। ये आवाज़ के कंपनों को तंत्रिका तंत्रों के संकेतों में बदल देती है। यानी जो द्रव होता है ये आवाज़ के कंपनों को तंत्रिकाओं के संकेतों में बदलती है। ये संकेत 8वीं मस्तिष्क तंत्रिका द्वारा दिमाग को पहुंचाए जाते हैं। और आंतरिक कान यानी लैब्रिंथ की अंदरूनी केशनुमा संरचनाएं आवाज़ की तरंगों की आवृत्ति के अनुसार कंपित होती हैं। आवाज़ की तरंगों को किस तरह अलग अलग किया जाता है ये समझना बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जो हमारा आंतरिक कर्ण होता है, लैब्रिंथ होता है, उसमें पट्टियाँ बहुत सारी स्थित होती हैं और उनकी रचना हारमोनियम में आपने देखा हारमोनियम बजाते समय अलग अलग सुर के लिए अलग अलग बटन होती है।
ठीक इसी तरह हमारे कान में हारमोनियम जैसी रचना होती है, जिसमें अलग अलग तरह से कंपन होता है, यानी आवाज़ की तरंगों की किसी एक आवृत्ति से कोई एक पट्टी कंपित होगी और दिमाग इसे इस खास स्वर की समझ लेता है और इसे ध्वनि विज्ञान के विषय में और भी कुछ मत हैं। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो कान के कुल 3 भाग होते हैं, बाह्य कण, मध्य कण और आंतरिक कण। हमने देखा कान का संबंध ईएनटी से होता है, आई, नोज और थ्रोट से होता है, और किस तरह से हमारा बाह्य कण आवाज़ की ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है, फिर ध्वनि तरंगों को आंतरिक मध्य कण के माध्यम से वो तरंगों के रूप में बदलता है, कन्वर्ट होता है, फिर तंत्रिकाएं उसे मस्तिष्क तक भेजती हैं। और हमने देखा कि किस तरह से हारमोनियम की जैसी रचनाएं होती हैं जो तरंगों को आसानी से समझ लेती हैं, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है। इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो हमारे कान और मस्तिष्क का बहुत गहरा संबंध होता है। कभी कभी हम देखें ज़्यादा उम्र होने पे आदमी के सामने कुछ बोलिए तो वो समझ नहीं पाता, इसका मतलब जो कम्युनिकेशन है ईयर और माइंड के बीच में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।